सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ब्रांड न्यू सीरीज को जिसका नाम है बैक एज इमॉर्टल लॉर्ड। यानी कि ये एक कहानी है इमॉर्टल लॉर्ड की, जो कि अपनी 3000 साल का कल्टीवेशन करने के बाद वापस आता है अपने रियल में। लेकिन मॉर्टल रियल के हिसाब से वो केवल 3 सालों के लिए ही गायब हुआ था। लेकिन इमॉर्टल रियल में वो समय होता है 3000 साल, जितने समय में वो अपना कल्टीवेशन करते करते बन चुका था कि मॉर्टल लॉर्ड, और अब वो वापस आ रहा है जिसका नाम होता है युन किंगयान। और हम लोगों को सबसे पहले दिखाया जाता है इमॉर्टल रियल्म को, जहाँ पर किंगयान होता है और वो ये कह रहा था कि एक पुरानी कहावत है कि हम जब कभी भी कहीं से होकर अपने घर पर वापस आते हैं तो हमें उस नाम को लेकर जाना चाहिए जिसके लिए हमने अपने घर को छोड़ा था। और इससे इमॉर्टल रियल्म के अंदर मैं जो कुछ भी प्राप्त कर सकता था मैं वो कर चुका हूँ। इसी वजह से इसी ग्लोरी के साथ में अब समय आ चुका है घर पर वापस जाने का। घर पर वापस जाने के लिए वो यूज कर रहा था अपनी हेवनली स्वॉर्ड का, जो कि रियलिटी को भी चीरते हुए एक पोर्टल को बनाने लगती है। और ये पोर्टल कनेक्ट हो रहा था मॉर्टल रियल में, जो नजारा सच में बहुत ही ज्यादा गजब का लग रहा था। और किंगयान उसको पूरी तरीके से और प्रॉपर तरीके से ओपन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाने लगता है, जिससे वाकई में पोर्टल ओपन हो चुका था। किंगयान कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने सच में 2 रियल्म्स के बैरियर को भी तोड़ दिया और एक रास्ते को बना लिया। वो कहता है कि मॉम, डैड, सिस्टर, सायर, मैं वापस आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं कुछ ही पलों में आपके पास में आ जाऊंगा। लेकिन उसी मोमेंट पर किंगयान को रोकने के लिए आ जाता है एक स्पिरिचुअल बीस्ट, जो कि किंगयान से कहता है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम यहाँ से बचकर निकल पाओगे, जिसने किंगयान के ऊपर एक काफी खतरनाक हमला भी कर दिया था। यहाँ से सीन कट होता है और हम लोग देख पाते हैं मॉर्टल रियल्म के अंदर कुछ लोगों को जो कि किंगयान के फेवरेट एल्डर को परेशान कर रहे थे, उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। जो एल्डर अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं लोगों से फाइट करने के लिए। और ये बंदे असल में दूसरी फैमिली के होते हैं, जो कि किंगयान के यहाँ पर ना होने की वजह से उसके एल्डर को मारने की कोशिश कर रहे थे, जो कि जैसे ही यहाँ पर अपने स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हैं तो वो हमलावर बंदे उस अटैक को डॉज करते हुए अपने क्लॉज को निकाल कर एल्डर के ऊपर कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल के हमले भी करने लगे थे। लेकिन अब क्योंकि वे एल्डर अकेले होते हैं, इसी वजह से अब उनके लिए इनको हराना थोड़ा सा मुश्किल होने लगा था, क्योंकि उनके ऊपर अटैक होते होते अब वो कमजोर भी पड़ जाते हैं। तभी वो कहने लगते हैं कि जब मैं यहाँ का क्लेन लीडर था तो मैंने तुम सभी के साथ में न्याय किया था, लेकिन फिर भी आकर तुम लोग मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। वो दोनों ही बंदे सामने आकर कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा बेटा जो कि है युनजुआन, वो अब किसी भी काम का नहीं है और ना ही वो क्लेन लीडर बन सकता है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम क्लेन लीडर की पोजीशन दे दो ग्रैंड एल्डर के इकलौते बेटे युन यांग किंग को। जिससे कि वो एल्डर कहने लग जाते हैं कि अगर मेरा बेटा क्लेन लीडर नहीं बन पाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि किंगयान बहुत ही जल्द वापस लौट कर आएगा। इसी वजह से उस समय के लिए मुझे उसके लिए पोजीशन को बचा कर रखना होगा, क्योंकि यान किंग क्लेन लीडर की पोजीशन को डिजर्व नहीं करता। सभी लोग जानते हैं कि वो कितना ज्यादा बुरा पर्सन है, और साथ ही साथ वो लिन फैमिली के साथ में भी अपने कनेक्शंस को बना के चलता है। जिससे कि वो दोनों ही बंदे कहते हैं कि ठीक है, फिर हमसे मत कहना कि हमने तुम्हारे साथ में गलत किया। जो दोनों के दोनों अब तुरंत ही तैयार हो जाते हैं क्लेन लीडर के ऊपर हमला करने के लिए। वो दोनों ही अपनी फुल रफ्तार के साथ में आते हैं अपना डेडली हमला करने के लिए। लेकिन उनमें से किसी को भी ये पता तक नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि तभी फिर आसमान को चीरते हुए अचानक से ही एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की एनर्जी निकलती है और जमीन से टकराती है, जिसके साथ में अब नीचे आ जाती है तलवार की मयान, जो कि होती है किंगयान के। और वहीं पर किंगयान को देखकर वो एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या सच में ये तुम हो। किंगयान कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों ही मेरे अंकल को जान से मारना चाहते हो। और किंगयान का तो ऑरा ही इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो दोनों बंदे उसके सामने खड़े भी नहीं रह पाते। वो कहते हैं कि युन किंगयान, तुम आखिर अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो। जिससे कि किंगयान तुरंत ही अपने अंकल के पास में जाता है और अपनी मयान को रखते हुए अंकल को ग्रीट करता है और ये कहता है कि इन बीते हुए सालों में मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। लेकिन वो जो बंदे होते हैं वो अपने अपने पावर्स को बढ़ाते हुए अटैक करने को आ रहे थे किंगयान पर। किंगयान कहता है कि तुम लोग इतने
बड़े बेवकूफ हो कि अपनी मौत को भी नहीं पहचान पा रहे हो, क्योंकि ये लोग जब हमला करने के लिए आ रहे थे तो उनके ऊपर एक अजीब सी चीज होने लगती है। उन दोनों की बॉडी जलकर एकदम आग में बदल जाती है। किंग यान कहता है कि तुम्हारा जो कोई भी मास्टर है उसने तुम्हारी मौत को तो पहले ही लिख दिया था, यानी कि ये दोनों अपने मिशन में कामयाब होते या ना होते लेकिन मारे तो वैसे भी जाते। तभी अब किंग यान अपने मन में ये सोच रहा था कि मैं अभी फोर्सफुली एक बैरियर को ब्रेक करते हुए अपनी रियल में वापस आया हूँ, जिस चीज की कीमत उसे अपना कल्टीवेशन गवा के करनी पड़ी, क्योंकि उसके पावर्स कमजोर पड़ चुके हैं। वो तो अच्छा हुआ जो कि ये दोनों बंदे खुद से ही मारे गए, जिसके बाद अब ये लोग वापस से अपने पैलेस में आ जाते हैं और वो अंकल उससे ये कह रहे थे कि मैंने सोचा नहीं था किंग यान कि तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ होगा, बैंडिट्स ने तुम्हें पकड़ लिया होगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर यही कहानी बताएगा कि उसे किडनैप कर लिया गया था। वो अपने मन में सोच रहा था कि यानी कि इमॉर्टल रियल्म के अंदर 3000 साल बिताने का जो समय है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 साल में ही निकल गया। ये तो काफी अमेजिंग चीज होती है। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ किंग यान जो कि तुम वापस आ चुके हो, क्योंकि तुम्हारे मॉम, डैड और शायद सभी के सभी मिसिंग है 3 सालों से। जो बात जानकर किंग यान भी शॉक रह जाता है और ये कहता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। वो कहते हैं कि ये सब कुछ अचानक से हुआ था और मुझे मिला था सिर्फ और सिर्फ ये टोकन, जो कि असल में बना हुआ होता है कि हेवनली फायर मीटियोराइट आयरन से, जिसके ऊपर बने हुए सिंबल को देखकर किंग यान कहता है कि ये जरूर से हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से होना चाहिए। और ये जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है वो इस पूरे स्टार कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। लेकिन ये सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है कि आसपास जितनी भी डायनेस्टीज है उनमें से किसी को भी ये पता भी नहीं है कि स्वॉर्ड हेवनली सेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। किंग यान कहता है कि आपका शुक्रिया, बस अब चिंता मत कीजिए, क्योंकि उस हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को तो मैं खुद से ही ढूंढूंगा। वो कहता है कि क्योंकि शायर पेरेंट्स के साथ में मौजूद है इसी वजह से उनके ऊपर ज्यादा खतरा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी किंग यान को जल्द से जल्द अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा और अपने पेरेंट्स को ढूंढना होगा। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंड एल्डर अपने चेले चपाटों के साथ में, और वो कहते हैं कि किंग यान यकीन नहीं होता कि तुम वापस आ चुके हो, यहाँ तक कि तुमने तो हमें खबर भी नहीं दी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे इन 4 एल्डर्स को इतनी चिंता है कि हम लोग खुद से ही तुम्हें देखने के लिए आ गए। किंग यान कहता है कि फिर तो एल्डर आपको मेरे स्वागत की भी तैयारी करनी चाहिए, क्यों ना आप लोग मुझे डोंगशेंग रेस्टोरेंट में गजब की पार्टी दे दो। जिससे कि एल्डर कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर क्या काम कर रहे थे। किंग यान कहता है कि हम दोनों तो आपके बेटे युन यान किंग की ही बातें कर रहे थे कि उसकी जरा सोच तो देखो, उसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे अंकल पर ही हमला करवा दिया। जिसकी बात को सुनते हुए तभी फिर है कि मोटू से एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि देखो किंग यान, क्लेन्स के रूल्स के हिसाब से तुम्हें क्लेन लीडर के नॉमिनेशन से हटाया जाता है और अब तुम सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी डिसाइपल के अलावा कुछ भी नहीं हो। इसी वजह से अब गलती से भी यांग किंग के बारे में कुछ भी मत कहना। किंग यान कहता है कि यानी कि आप लोग यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करके आए हो ताकि यांग किंग को उसने जो किया है उससे बचाया जा सके। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि देखो यहाँ पर हर कोई है जो कि मेरे बेटे को क्लेन लीडर बनता हुआ देखना चाहता है, और देखो मैं एक सेंटिमेंटल पर्सन हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें कोर्ट यार्ड में नौकरी दे सकता हूँ। किंग यान कहता है कि अगर मैं आपके हिसाब से क्वालिफाइड नहीं हूँ तो फिर मेरे अंकल का बेटा युन जुआन तो क्वालिफाइड है, उसे तो बनना चाहिए ना क्लेन लीडर। जिससे कि एल्डर कहते हैं कि जरा एक बार सोच तो लेते कि तुम क्या कह रहे हो। किंग यान अपने अंकल से पूछता है कि मुझे पता है कि आके युन जुआन के साथ में क्या हुआ। एल्डर बताते हैं कि तुम्हारा जो भाई है जुआन, उसने एक बहुत ही शर्मनाक हरकत की है, उसकी वजह से हमारी पूरी युन फैमिली और सेंट्रल हॉल को भी अपना सर झुकाना पड़ा। उसका तो नाम लेना ही हमारे ख्याल से यहाँ पर वर्जित कर देना चाहिए। जिनकी बातों से गुस्से में आकर अब किंग यान कहने लगता है कि मैं खुद से ही जुआन के मैटर को सॉल्व करूंगा, और मेरी बात को कान खोलकर सुन लो कि अगर मुझे ये पता चला कि यान किंग की वजह से उसके साथ में कुछ भी गड़बड़ हुई है तो याद रखना मैं यान किंग के ऊपर जरा सी भी दया नहीं दिखाऊंगा और उसे सजा दूंगा। जिसके गुस्से को देखकर वो एल्डर्स कहने लगते हैं कि लगता है जैसे कि तुम्हारा कल्टीवेशन मून रियल में पहुंच चुका होगा। किंग यान कहता है कि मेरा कल्टीवेशन है स्टार रियल के 3rd स्टेज में। जो बात सुनकर वो सभी एल्डर्स हंसने लगते हैं और ये कहते हैं कि आज से 3 साल पहले तुम स्टार रियल के 5th स्टेज में थे। क्या तुम मुझे बताओगी कि 3 सालों की मेहनत करने के बाद तुमने अपने कल्टीवेशन को घटा कैसे लिया? और तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि मेरा बेटा यांग किंग पहुंच चुका है स्टार रियल के 6th स्टेज में। किंग यान कहता है कि अगर तुम 3 साल
सालों तक लुटेरों की कैद में रहोगे तो मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम वहाँ से जिंदा भी वापस आ पाओगे। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि फिर ठीक है, आज से 1 महीने के बाद तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में एक बैटल होगा और जो कोई भी उस बैटल को जीतेगा वो तुरंत के तुरंत ही नया क्लेन लीडर बना दिया जाएगा। और मुझे बताओ जरा, क्या ये चीज तुम्हारे हिसाब से सही है या फिर नहीं? किंग यान अपने मन में सोचता है कि यानी कि ये बुढ़े मुझे उसे बैटल के जरिए जान से मरवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे इस चीज को जल्द से जल्द एक्सेप्ट करना चाहिए। किंग यान कहता है कि वैसे मेरे ख्याल से 1 महीना कुछ ज्यादा हो जाता है, क्यों ना समय को केवल 1 हफ्ता कर दिया जाए और इतना समय काफी होगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोग यांग किंग के अंतिम संस्कार की तैयारी कर सको, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बनेगा। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि वो तो तुम्हें समय ही बताएगा कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। जिसके तुरंत ही बाद ये लोग चले जाते हैं और हम लोग देख पाते हैं किंग यान को, और वो ये सोच रहा था कि इस समय पर मुझे किसी को भी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 3 साल पहले जब माउंट लांगिया में गया था अपना कल्टीवेशन करने के लिए तो उसे वहाँ पर सच में बैंडिट्स का मुकाबला करना पड़ा था, लेकिन उनके मरने की वजह से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था जिसमें गिरने की वजह से किंग यान पहुंच चुका था इमॉर्टल रियल्म के अंदर, जहाँ पर जाने की वजह से उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल चुकी थी, क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ पर लोग इमॉर्टल बनने के लिए आते हैं, अपने कल्टीवेशन को हजारों गुना ज्यादा बढ़ाते हैं। इमॉर्टल वर्ल्ड के जो रूल है वो मॉर्टल वर्ल्ड से तो काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही नियम चलता है कि जो ज्यादा ताकतवर है सिर्फ वही जिंदा रहेगा। अगर तुम वहाँ पर किसी के लिए नर्म दिली दिखाओगे तो किसी के लिए खाना बन जाओगे। बड़े इमॉर्टल्स के सामने ये छोटे लोग तो सिर्फ और सिर्फ चींटी के समान ही है। इस दुनिया में प्यार करने वाले जो लोग एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर वही एक दूसरे की जान ले सकते हैं ट्रीजर्स को प्राप्त करने के लिए। और सच में किंग यान ने उस दुनिया के अंदर अपना जो समय बिताया है, अपना जो एक्सपीरियंस लिया है, उसे तो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने अपने आप से 100 गुना ज्यादा बड़े जायंट्स को भी पलक झपकते ही जान से मार दिया है। उसने जो उस दुनिया में रहते हुए करीबन 3000 सालों तक अपना कल्टीवेशन किया, उसकी वजह से वो कुछ ऐसे लेवल्स को भी ब्रेक थ्रू कर चुका था जिससे कि उसकी जो पावर्स है वो इनफिनाइट लेवल तक जा चुकी थी, और वो पहुंच चुका था इमॉर्टल रियल्म के सुप्रीम लेवल में, क्योंकि वहां पर पाए जाते थे 10 ग्रेट इमॉर्टल एम्परर्स, और उन्हीं का भी लॉर्ड बन चुका था हमारा किंग यान। और इन बीते हुए 3000 सालों में उसने सबसे ज्यादा मिस किया था अपनी फैमिली को, इसी वजह से वो अपना सारा कल्टीवेशन करवाते हुए वापस आ गया था अपने मॉर्टल रियल्म में। लेकिन जिस समय पर वो बैरियर को तोड़ते हुए अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपनी दुनिया में वापस आने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक से उसको रोकने के लिए वहाँ पर आ गया था केओस एंशिएंट बीस्ट। यहाँ तक कि उसने तो किंग यान की इस प्रोसेस को लगभग फेल ही कर दिया था, क्योंकि किंग यान का जो ध्यान है वो वहाँ से हट चुका था और अब वो मुसीबत में फंस चुका था, जिसकी वजह से किंग यान गुस्से के साथ में उस बीस्ट के ऊपर हमला करने लगता है और उसे अपनी पावर्स की मदद से सप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी मोमेंट पर वो जो पोर्टल होता है वो अनस्टेबल तरीके से काम करने लगता है। इसी वजह से किंग यान को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। उस मॉन्स्टर को दबाकर तुरंत की तुरंत ही उसी पोर्टल की तरफ ही जाने लगता है यहाँ से निकलने के लिए। उसकी जब इससे वॉर्ड उसके हाथों से निकलने ही वाली थी तभी बीस्ट ने दोबारा से हमला कर दिया था। जब तक किंग यान उसको मारकर दूर भगाता है तब तक वो इस वॉर्ड किसी और ही दुनिया में चली जाती है, जिसकी वजह से उसे ये पोर्टल को कंट्रोल करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए अपने कल्टीवेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उसके हाथ में रह जाती है तो केवल और केवल उसकी तलवार की म्यान। लेकिन उसके पास में अभी भी इमॉर्टल लॉर्ड का वो टैलेंट होता है, जिसकी वजह से वो कम पावर होने के बाद भी अभी भी मॉर्टल लोगों से ज्यादा समझदार और ताकतवर तो था ही, और उसके लिए कम समय में ज्यादा रियल्म्स को ब्रेक थ्रू करना ये भी चीज आसान हो गई है। और अब हम लोग देख पाते हैं किंग यान के अंकल के बेटे को, जिसका नाम होता है युनजुआन, जो कि एक जगह पे बैठा हुआ था और यहाँ पर नशे कर रहा था, जिसके पीछे से तभी किंग यान पहुंच जाता है और कहता है कि ब्रदर जुआन, तुम्हें ऐसा करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। जिसकी आवाज को सुनते ही जुआन काफी खुश हो जाता है और अपने भाई को गले लगाता है। किंग यान जैसे उसके कंधे पर हाथ रखता है उसे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि असल में जुआन अपने लेफ्ट हैंड को गवा चुका था। वो जुआन के दिमाग को पढ़कर कोशिश करता है ये जानने की कि असल में इसके साथ में ऐसा क्या हुआ। किंग यान कहता है कि जुआन, मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को क्या हुआ। मुझे सिर्फ एक बार बता दो ये किसने किया है, मैं उसका नामो निशान ही मिटा दूंगा। जुआन कहता है कि मेरे लिए बदला लेने की वजह
वजह से पूरी यून फैमिली ही खत्म हो जाएगी। तो किंग यान वहीं पर बैठकर अपने मन में ये सोचने लगता है कि ब्रदर जुआन एकदम ही सेम है वैसे ही जैसा कि वो बचपन में था, क्योंकि जितने बड़े मसले में वो फंसता है वो उतना ही ज्यादा उन चीजों को दबा के रखता है। किंग यान कहता है कि भाई मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हारी रिकवर करने में हेल्प जरूर से करूंगा, और जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है उसे तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, जिससे कि पूरे टियान युआन डायनेस्टी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि यून फैमिली के लोगों को चैलेंज कर सकेगा। जिसके बाद अब हम लोग देख पाते हैं किंग यान को जो कि एक फर्नेस के अंदर से कुछ मेडिसिन को बनाने की कोशिश कर रहा था, जिनसे वो मेडिसिन को बनाता है और अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब भी कर लेता है, जो चीजें उसके कल्टीवेशन को एकदम रैपिड फायर के जैसे बूस्ट कर देती है। किंग यान कहता है कि यह तो अच्छा हुआ जो कि मेरे पास में इमॉर्टल लॉर्ड का टैलेंट है, जिसकी वजह से वो जितनी चाहे उतनी बेहतर पिल को बना सकता है, और यही चीजें हैं जो कि उसके कल्टीवेशन को कम समय में ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन उसके पास में कम समय और कम मटेरियल होने की वजह से वो चंद पिल्स को ही बना सकता था, जिनको वो बना भी चुका है, जिनकी मदद से वो कम से कम स्टार रियल्म के 4th स्टेज में तो पहुंच ही जाएगा। इसी वजह से उसके जीतने के चांसेस अभी भी उतने नहीं होते जितने की होने चाहिए थे। लेकिन तभी हम लोग इसी पवेलियन के गहराई में देख पाते हैं एक और एल्डर को, जिनको ऊपर की तरफ हो रहे कल्टीवेशन के बारे में पता लग चुका था। वो कहते हैं कि कोई तो ऐसा है जो कि हेवन ग्रेड की टेक्निक्स का यूज कर रहा है, जरा देखो तो वो कौन है और किसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ गई, जिसकी वजह से वो एल्डर तुरंत ही अपनी फुल रफ्तार के साथ में पहुंच जाते हैं टॉप पवेलियन में, जहां पर मौजूद होता है किंग यान, और वो एक साथ ही कई सारे टेक्निक्स को सीख रहा था। वो कहते हैं कि इसको तो कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन फॉर्मेशन, और ये खुद से ही आकर किसने बना ली, जो काम करने की एबिलिटी इमॉर्टल्स के अंदर ही होती है। तभी हम लोग किंग यान को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देख पाते हैं, जहां पर वो अपने लिए बेहतर से बेहतर टेक्निक को खोजने की कोशिश कर रहा था, और हर एक टेक्निक को उसी मोमेंट पर सीख भी रहा था, जो चीज सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है, क्योंकि वो टेक्निक एक दूसरे के साथ में जुड़ते भी जा रही थी। किंग यान कहता है कि वैसे मैं जिस टेक्निक का यूज कर रहा हूँ वो अभी भी टॉप लेवल की नहीं है, लेकिन उसे यंग किंग से फाइट करने के लिए, उसका मैटर सुलझाने के लिए ये टेक्निक काफी है, बल्कि ज्यादा ही है। जिन सभी टेक्निक्स को भी इकट्ठा कर चुका था और उनको सीख भी चुका था, लेकिन एक मंकी टेक्निक होती है जो कि यहाँ से वहाँ पर भाग रही थी, उसके पास में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके पास में होती है स्पीड, जिससे कि वो पलक झपकते ही कहीं से कहीं जा सकता है। लेकिन आखिरकार किंग यान उसको पकड़ के उसे अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर ही लेता है, जिसकी वजह से अब उसके पास में भी स्पिरिचुअल मंकी ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट की लाइटनेस स्किल आ जाती है, जो कि फ्यूचर में उसके काम में आएगी किसी भी अटैक से उसको ब्लिंक ऑफ एन आई में बचाने के लिए। जब किंग यान इन चीजों को प्रैक्टिस कर ही रहा था, उसी मोमेंट पर वो एल्डर की स्पिरिट वहां पर आकर वो किंग यान पर हमला करते हैं, और ये कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेक्निक्स को चुराने की। जो दोनों ही जब एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो सच में यहाँ पर पावर्स का बवंडर सा आ जाता है। वो एल्डर भी किंग यान के सामने टिक नहीं पाता, और सारी टेक्निक्स की बुक्स अब नीचे गिर जाती है। वो एल्डर किंग यान से कहता है कि क्या तुमने वाकई में इतनी सारी टेक्निक्स को एक ही समय पर सीख लिया। किंग यान पलक झपकते ही उनके सामने आकर कहने लगता है कि सुप्रीम एल्डर, अभी तो मुझे थोड़ा ही समय हुआ है और मैंने अभी चंद टेक्निक्स को ही सीखा है। जिसके तुरंत बाद वो यहाँ से चला जाता है, और सुप्रीम एल्डर उससे केवल देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद फाइनली 7 दिनों का समय बीत चुका था, और मैदान के अंदर सभी लोग इंतजार कर रहे थे यान किंग का और किंग यान का। वो चारों ही एल्डर तभी देखते हैं कि आसमान से अब उड़ते हुए आ रहा है यांग किंग, जो कि ना तो देखने में अच्छा लगता है और न ही बिहेवियर से अच्छा होता है। सभी लोग हमेशा ही उसके कारनामों से परेशान रहते हैं। वो तभी ग्रैंड एल्डर के सामने आकर उनसे कहने लगता है कि पिताजी, आपने किंग यान जैसे मच्छर को मारने के लिए मुझ जैसी बाज को क्यों बुला लिया? आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से मेरी बेइज्जती होगी? क्योंकि कल रात ही मैंने स्टार रियल्म के 7th स्टेज को भी प्राप्त कर लिया, और अगर मैंने गलती से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो इसकी वजह से तो मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। इसका जवाब देते हुए ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अगर तुमने उसको पब्लिकली नहीं हराया तो लोग आकर तुम पर भरोसा कैसे करेंगे कि तुम एक क्लीन लीडर बनने के लायक हो। यांग किंग कहता है कि पिताजी, मैं इन चीजों के बारे में कभी भी चिंता नहीं करता, क्योंकि मेरा तो सपना है कि मैं इस पूरे टियान यू डायनेस्टी का लॉर्ड बनना चाहता हूँ। जिसकी बात सुनते ही चारों तरफ ही जितने भी दर्शक होते हैं वो सभी के सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि यांग किंग एक नंबर का गधा है, और अगर वो क्लीन लीडर बन गया तो हम लोग
लोगों का तो जीना ही मुश्किल कर देगा और यून फैमिली खुद से ही बर्बाद हो जाएगी। जिस मोमेंट पर तभी उन लोगों के बीच से निकलते हुए सामने आ जाता है किंग यान, जो कि यह कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि मैं बचपन से इसको पीटते आ रहा हूँ जब ये अपने पैंट में मूत दिया करता था। फिर ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यहाँ का क्लैन लीडर बन जाएगा। इसके तुरंत ही बाद अब वो यांग किंग के सामने पहुंच जाता है, जो कि उससे ये कह रहा था कि वो तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि आखिर पैंट में कौन मुतेगा। किंग यान कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा समय और देता हूँ, अपनी फैमिली को गुड बाय बोल दो। जिस मोमेंट पर अब तभी इन दोनों के बीच का बैटल स्टार्ट भी कर दिया जाता है, जहाँ पर सबसे पहला हमला यांग किंग ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से किया था किंग यान के ऊपर। किंग यान उसके हर एक हमले को डॉज करते जा रहा था। आसपास के लोग ये बातें करने लगते हैं कि किंग यान का कल्टीवेशन लेवल कम होकर स्टार रियल्म के 3rd स्टेज में आ चुका है। इसी वजह से वो अभी केवल यांग किंग के हमलों को डॉज कर रहा है ताकि वो अपने आप को सेफ रख सके। और वाकई में यांग किंग के हमले काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हैं, जिसके साथ ही साथ अब किंग यान ने अपने भी हमलों को करना स्टार्ट कर दिया था। जिन दोनों के बीच में वैसे तो काफी खतरनाक लेवल की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। तभी किंग यान यांग किंग का हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ पर तो लिन फैमिली का मार्क है, यानी कि तुम जिन टेक्निक्स का यूज कर रहे हो और जिस वॉर्ड को यूज कर रहे हो वो जरूर से लिन फैमिली वालों ने तुम्हें दी होगी। किंग यान एक काफी पावरफुल हमला करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम लिन फैमिली के कुत्ते बन चुके हो और तुमने ही अपनी कब्र अपने हाथों से खोदी है, जिसकी वजह से यांग किंग अब गुस्से के साथ में अपना डेडली अटैक करने वाला था। और सच में उसके जो अटैक का लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का था, जिसका मुकाबला करने के लिए किंग यान तुरंत ही लेकर आ जाता है अपने इकलौते ट्रीजर को, जो कि होती है उसकी तलवार की मयान। जिस स्वॉर्ड का ऑरा ही इतना ज्यादा खतरनाक था कि आसपास के लोगों की हालत खराब होने लगती है। यांग किंग कहता है कि किंग यान अब तुम्हें पछतावा होगा कि तुम वापस से लौट कर ही क्यों आए हो, जो कि तुरंत ही यूज करता है अपनी 1000 सरपेंट डांस टेक्निक को, जिनका मुकाबला किंग यान अपनी एक छोटी सी मयान की मदद से ही कर रहा था, जिनके बीच में अब वाकई में काफी गजब की लेवल की एनर्जी क्लैशिंग भी होने लगती है। यांग किंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो उससे कहता है कि तुम आखिर अभी तक मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि ये 1000 सरपेंट डांस टेक्निक उसकी एनर्जी को पूरी तरीके से कंज्यूम करने वाली थी। किंग यान कहता है कि तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो एकदम ही कमजोर है, फिर अब चाहे तुम कितनी भी ज्यादा फाइनेस्ट डिवाइन वेपन को यूज क्यों ना कर लो, तुम कभी भी उसके ट्रू पावर को यूज कर ही नहीं पाओगे। और यांग किंग उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मयान के एक सिंगल अटैक से उसकी इस वॉर्ड को शैटर कर देता है। साथ ही साथ वो 1000 सरपेंट भी किसी भी काम की नहीं रह जाती। यांग किंग कहता है कि किंग यान तुम्हें तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसी मोमेंट पर किंग यान अपनी एक डेडलीस्ट टेक्निक का यूज करता है, जिस सिंगल अटैक ने यांग किंग को जलाकर राख कर दिया था, बल्कि उसको पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया था। जो नजारा देखकर वो चारों के चारों एल्डर्स तुरंत ही आ जाते हैं मैदान में। तभी एक एल्डर किंग यान से कहने लग जाते हैं कि यानी कि तुमने हमसे झूठ बोला था कि तुम स्टार रियल्म के 3rd स्टेज में हो। किंग यान कहता है कि मैं सिर्फ स्टार रियल्म के 4th स्टेज में कुछ दिन पहले ही पहुंचा हूँ। ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं कि यांग किंग तुमसे 3 स्टेजेस ज्यादा था, फिर आखिर वो तुम्हारे हाथों से हारा कैसे, तुमने उसको आखिर कैसे मार दिया। मोडो एल्डर कहते हैं कि जरूर से तुमने किसी मिस्टीरियस टेक्निक का यूज किया होगा और हमसे उसको छुपाया होगा। किंग यान कहता है कि क्या तुम लोगों को अभी तक इतनी सी बात समझ में नहीं आई, कल्टीवेशन लेवल से ज्यादा मैटर करता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट कितना है। और सच्चाई ये है कि मैं टैलेंट में यांग किंग से कई गुना ज्यादा आगे था, जिसकी वजह से मैं उसको हरा पाया। वो भले ही स्टार रियल्म के 7th स्टेज में पहुंच चुका था, लेकिन उसका जो फाउंडेशन था वो इतना ज्यादा कमजोर था कि उसको मैं तो क्या बल्कि कोई भी मसल कर फेंक सकता था, जिसकी वजह से एल्डर जैसे गुस्सा दिखाते हैं तो उनके खुद के बेटे की राख उड़ जाती है। किंग यान कहता है कि अब तो आपके बेटे की राख आपके साथ में जुड़ चुकी है, जिससे कि वो कभी भी आपसे अलग नहीं होगा। जिस मोमेंट पर तभी किंग यान को कुछ अजीब सी चीज फील होती है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि खेल खत्म हुआ, अब तुम बाहर आ सकते हो, जिसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं था कि एक्चुअल में यहाँ पर और कौन मौजूद है। तो फिर तभी आसमान से उड़ते हुए रथ पर एक और नया बंदा आ रहा था, जिसको देखकर जुआन थोड़ा सा डर रहा था। तो उसे देखकर किंग यान समझ जाता है कि यानी कि यही वो बंदा है जिसने मेरे भाई जुआन को हर्ट किया था। और ये जो नया बंदा सामने आया होता है वो असल में होता है लिन फैमिली का यंग मास्टर, जिसका असल में नाम होता है लिन बे हुआ। और वो ये सारा
का सारा बैटल अपनी आंखों से देख रहा था। किंग यान कहता है कि बेहुआ, लगता है कि तुम्हें दूसरों के घरों की लड़ाई देखने में कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। बेहुआ कहता है कि आज से 3 दिन के बाद मैं अपनी लिन फैमिली को रिप्रेजेंट करूंगा और तुम्हारे साथ में एक बैटल करूंगा, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? जिसके टोकन को किंग यान लेते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने यांग किंग को एक मोहरा बनाया हमारी युन फैमिली में दरार डालने के लिए। मुझे बताओ जरा, क्या तुम अपनी मोहरे की मौत का बदला नहीं लेना चाहते? बेहुआ कहता है कि मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं यांग किंग के लिए तुमसे बदला लूं। रूल देखो एकदम ही सिंपल है, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो हमारी फैमिली के जो प्रोफाउंड आयरन माइन है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर इससे बैटल में तुम हार जाते हो तो तुम्हारी फैमिली का जो स्पिरिचुअल मेडिसिन गार्डन है वो तुम मुझे दे दोगे। जो बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि बेहुआ जिस गार्डन की बात कर रहा था वो किंग यान की फैमिली का मोस्ट प्रॉफिटेबल इनकम सोर्स होता है। किंग यान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इसमें एक और कंडीशन को ऐड करना पड़ेगा, जो कि यह है कि अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें मेरे भाई जुआन के सामने 100 बार सर झुकाकर माफी मांगनी होगी। जो बात सुनकर बेहुआ कहता है कि मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा और तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? जिससे किंग यान सिर्फ और सिर्फ अपना ऑरा दिखाकर ही डरा देता है। बेहुआ की आंखों में एकदम खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। वो कहता है कि ये वो किंग यान तो नहीं है जिसको मैं पहले जानता था। और जब किंग यान यहाँ से चला जाता है तो वो जो चारों ही एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि किंग यान ने अपने दांव पर लगा दिया है हमारे मेडिसिनल गार्डन को। ग्रैंड एल्डर, मुझे बताओ जरा कि आखिर तुमने उसको ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? जिनमें से किसी के पास में भी इस बात का जवाब तो था ही नहीं। जिसके बाद अब हम लोग किंग यान को नहाते हुए देख पाते हैं एक पूल के अंदर, और वो अपने कुछ एल्केमी टेक्निक्स को याद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये चीज वो ट्राई किया करता था इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जब वो नहाता था। जिस मोमेंट पर तभी किंग यान को फील होता है कि यहाँ पर कोई तो है जो कि आ रहा है, और एक्चुअल में वो एक लड़की होती है जो कि किंग यान के पास में आकर उससे कहती है कि जब कभी भी तुम ट्रेनिंग करने के बाद थक जाया करते थे तो मैं तुम्हारे शोल्डर्स को इसी तरीके से ही मसाज दिया करती थी, जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद था और मैं भी तुम्हें पसंद थी। किंग यान कहता है कि तुम अभी भी पहले के जैसे ही हो, अंदर आने से पहले कभी भी दरवाजे को खटखटाती नहीं हो। वो कहती है कि मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम कभी भी मुझे खुद से दूर नहीं करोगे। किंग यान कहता है कि फिर आकर 3 साल पहले वो कौन था जो कि पैसे वाले के पास में गया था शादी करने के लिए? वो कहती है कि ये सब कुछ मेरी फैमिली ने किया था, जिनको मैं मना ना कर सकी थी। किंग यान कहता है कि अच्छा, 4 मेजर फैमिलीज में से एक जो कि है ओ यांग फैमिली, और तुम बनने वाली थी उसकी मिस्ट्रेस जो कि तुम हो, क्या उसको वेल्थ और लग्जरी लाइफ जीना पसंद नहीं होगी? बल्कि मैंने तो तुम्हें उस दिन खुश रहते हुए देखा था, मुस्कुराते हुए देखा था। वो कहती है कि मेरी सिर्फ और सिर्फ उस दिन एंगेजमेंट हुई थी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त से आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। किंग यान कहता है कि अब तुम्हें मेरे सामने ये बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम वैसे भी अपना दूसरा रास्ता चूज कर चुकी हो, तो मुझे भी अपने रास्ते पर जाने दो। वो किंग यान से कहती है कि ऐसा मत करो, जिससे कि वो कहता है कि मुझे कुछ ऐसा कहने पर मजबूर मत करो जो कि तुम्हें हर्ट करे, जिससे कि वो तुरंत ही गुस्से के साथ में यहाँ से चली जाती है। किंग यान अपने मन में ये सोच रहा था कि इस जैसी मीडियोकर लड़की को क्या सच में मैं कभी पसंद भी किया करता था। जिस मोमेंट पर तभी किंग यान को दरवाजे से कुछ लोगों की आवाज आने लगती है कि प्रिंसेस जा चुकी है, अब हमें हमला करना चाहिए। किंग यान अपने मन में सोच रहा था कि क्या ये लोग मुझे चैन से आराम भी नहीं करने देंगे। जिसके बाद अब हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और किंग यान सोकर उठ चुका था। वो कहता है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर कल रात कौन है जो कि मुझे परेशान करने के लिए आया था। और दरवाजे के बाहर उन सभी लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनके ऊपर बैठा हुआ था एक बंदा जो कि होता है किंग यान का अंकल मैंग, जो कि इन सभी बंदों को मार चुका था। और अब वो उठकर जाने लगता है किंग यान की तरफ। उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड होती है। किंग यान कहता है कि अंकल मैंग, आपको देखकर मुझे खुशी हुई। मैंग कहता है कि मुझे माफ करना यंग मास्टर, मैंने आने में थोड़ी सी देरी कर दी। किंग यान कहता है कि आपने तो कमाल कर दिया, बिना पता लगे इन सभी को मार कैसे दिया? अंकल मैंग कहते हैं कि तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने अपने इस बोर्ड को एक बार भी नहीं चलाया और ये सभी के सभी मारे गए, क्योंकि कल रात ये लोग पॉइजन एरो की मदद से जान से मारना चाहते थे किंग यान को, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वो उसको एरो मार सके। जिनके पीछे युन मैंग पहुंच जाता है, जो कि अभी तक हजारों लोगों को जान से मार चुका था। और ये बंदे गलती से यहाँ पर नाम ले लेते हैं ग्रैंड एल्डर का। जो लोग अब तुरंत के तुरंत ही अंकल मैंग को चारों तरफ से ही घेर लेते हैं उन पर हमला करने के लिए। और तुरंत ही एक
साथ ही हमला करने लगते हैं, लेकिन अंकल मैंग सिर्फ और सिर्फ उनके हमले को डॉज करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे को ही मारते जा रहे थे और मरते भी जा रहे थे। तो चीज काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है क्योंकि अंकल मैंग सिर्फ अपने आप को बचाते हैं और ये लोग एक दूसरे को मारते हैं। और एक ऐसा मोमेंट बन जाता है कि अंकल मैंग के बिना इसे वॉर्ड को यूज किए उनके सभी दुश्मन मारे गए। किंग यान कहता है कि अंकल मैंग ये तो अच्छा हुआ जो कि आपने अपने से वॉर्ड का यूज नहीं किया, वरना आप भी इन लोगों के साथ में यहीं पर ही डले होते। जिसकी आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।